कराची समेत सिंध भर में बच्चों की जानें बचाने वाले एमरजेंसी सहूलियात जो हैं वो शदीद बहरान का शिकार हैं। सुन लें अब आप लोग। एक तरफ सूबे में 1 साल से कम उम्र बच्चों की तादाद 19 लाख और 5 साल से कम उम्र बच्चों की तादाद 95 लाख से तजावुज़ कर चुकी है, और दूसरी जानिब सिर्फ 10 सरकारी अस्पतालों में शोबा अतफाल की एमरजेंसी के लिए 450 से कुछ ज़ायद बिस्तर दस्तियाब होंगे। सोचें आप लोग। अच्छा, अब ये जब इस तरह की हम सिचुएशन देखते हैं तो फिर क्या होता है, सैकड़ों बच्चे बर वक्त इलाज से महरूम हो रहे हैं, जबकि बेशुमार वालिदैन फिर वो जो महंगे अस्पताल है ना, जो निजी अस्पताल है, उनका रुख करने पर मजबूर हैं। अब रिपोर्ट ये भी बताती है कि बच्चों की एमरजेंसी खदमात के लिए हर साल 2 अरब 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाते हैं, मगर कई बरस गुजर गए हैं, इसके बावजूद ना ही बेड्स फराहम किए जा रहे हैं, ना ही तिब्बी सहूलियात जो है उनमें इजाफा किया जा रहा है। और कराची की एक बात और मैं ज़रा बता दूं कि यहाँ पर खन्नाक डिप्थेरिया जिसे कहते हैं एक बार फिर ख़तरनाक सूरत इख्तियार करने लगा है, और रवा साल शहर में खन्नाक के 30 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें 13 मासूम बच्चे जान की बाजी हार गए। मुल्क भर की बात करें तो अब तक यहाँ से 308 केसेस सामने आए हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा 113 केसेस सिंध में रिपोर्ट हुए हैं। अच्छा जी, और अब ये खन्नाक है क्या, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इससे अपने आप को कैसे बचाना है, इसकी तशख़ीस कैसे होगी? हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए स्पेशल असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश कुमार साहब। बहुत शुक्रिया राजेश साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, खन्नाक क्या बीमारी है और ये बच्चों में कितनी तेज़ी से फैलती जा रही है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सर देखिए, खन्नाक एक इंग्लिश वर्ड में अगर बीमारी को कहा जाए तो ये डिप्थेरिया कहलाता है, और ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया के थ्रू होता है। द कॉमन स्प्रेड इसका होता है एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू, अगर सांस की नाली या मुंह के ज़रिए बीमारी ये हो रही है किसी को। बाकी स्किन के अंदर भी ये पाई जाती है और नाक के अंदर भी हो सकती है। अमूमन ये मरीज़ जिनको गले के अंदर या नाक के अंदर बीमारी होती है तो हल्का सा फीवर, लो ग्रेड जिसको आप फीवर कहते हैं, माइल्ड, जिसमें गर्दन की सूजन का होना और मुंह के अंदर एक डर्टी ग्रे मेम्ब्रेन बनती है। अच्छा। जिसमें फाउल स्मेलिंग, बदबूदार, मुंह से बदबू भी आती है। दिखने में आपको पेशेंट आम जैसे गला ख़राब होता है वैसे ही सिम्टम्स होते हैं, बट इसके अंदर थोड़े से बच्चे या बड़े डल होते हैं। अच्छा। ये बीमारी अमूमन जो फैलती है वो फैलती है सांस की ज़रिए, जैसे ड्रॉपलेट, एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू। तो ये आपने अलामत जो बताई हैं, आपको ख्याल में अगर किसी को ये फील होना शुरू हो जाए तो वो क्या करें? घर पे कुछ कर सकते हैं या फौरी डॉक्टर से रुजू करें? देखिए, सबसे पहला काम तो वो आपको, हमारे यहाँ एक रिवायत नहीं है मास्क पहनने की। तो सबसे पहले तो किसी को भी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी हो तो मास्क पहनना चाहिए, उसको भी और उसके सराउंडिंग्स को भी, सबसे पहला। दूसरा, जो एक बात हमारे यहाँ हो रही है कि ये बीमारी क्यों कॉमनली हो रही है, देखिए ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में ना होने के बराबर है, और हमारे पास भी आज से कोई समझ लीजिए कि हमने ऑलमोस्ट पिछले साल से ये कुछ बीमारी के मरीज़ देखे। इससे पहले 15-20 नहीं सुना करते थे, वैक्सीनेशन होना शुरू हो गया। बिल्कुल। तो देखिए, जो अपने बच्चों को वैक्सीनेट करवा रहे हैं उनके बच्चे सेफ़ हैं, जो प्रॉपर वैक्सीनेशन उनको मिल रही है। दिस इज़ द फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, अवेलेबल है एवरीवेयर। बट जो अपने बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं वो रिस्क पे ज़्यादा है। तो ये हाउ रिस्की इज दिस? देखिए, जिस पेशेंट को ये बीमारी हो जाती है उसके अंदर एक्चुअल में पेशेंट 2 रीज़न्स की वजह से इसकी कंडीशन ख़राब हो सकती है। एक, जब वो ग्रे मेम्ब्रेन बनती है तो वो ग्रे मेम्ब्रेन सांस की नाली के ऊपर भी बन सकती है और वो सांस की नाली को बंद कर देती है। बट कॉमनली इससे ज़्यादा जो मेन ख़राब रीज़न होता है, ये बैक्टीरिया एक टॉक्सिन रिलीज़ करता है जो हमारे ब्लड में जाता है, जिसको कहा जाता है एक्सोटॉक्सिन करके, और वो हमारे जिस्म के 3 हिस्सों को अफेक्ट करता है, हार्ट, किडनीज और नर्व्स। तो जिससे हमारा दिल जब कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान का दिल जब कम काम करेगा तो कार्डियक फेल्यूर में जाता है, जिसकी वजह से अलामात डेथ के ज़्यादा होते हैं। और ये जो खन्नाक है ये सिर्फ नॉन वैक्सीनेटेड बच्चों को होता है या वैक्सीनेटेड को भी हो सकता है? देखिए, अगर वैक्सीनेट को हो रहा है तो सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन कम होगा, एक तो ये रीज़न। सेकंड, बहुत कम चांस है कि वैक्सीनेटेड को हो। अच्छा। बट मोस्ट कॉमनली ये अनवैक्सीनेटेड को होता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ दिस के ये जिस इंसान को वैक्सीन नहीं मिली। अब देखिए, हम एज अ मेडिकल प्रोफेशनल्स हम तो रूटीन में ये पेशेंट देख रहे हैं,
बट वी आर एट लेस रिस्क जिनको हमें वैक्सीन हुई है। अच्छा, तो डॉक्टर राजेश जी, फिर हम ये समझें इसका इलाज मुझे बताइएगा क्या है, कितने अरसे चलता है और फिर क्यूरेबल है ये? देखिए, क्यूरेबल है, बिल्कुल क्यूरेबल है अगर आप अर्ली डायग्नोज करते हैं। एनी पेशेंट जो इस जनरल फिजिशियन के पास या ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास आता है, इमीडिएटली उस पेशेंट के कुछ टेस्ट जिसमें थ्रोट स्वाब वगैरह होता है, जिसके अंदर आपको बैक्टीरिया को कल्चर करके ये कंफर्म हो, और अगर क्लिनिकल ग्राउंड पे फ़ौरन से शक हो रहा है तो इसका मेन जो इफ़ेक्ट है, एक तो इमीडिएटली एंटीबायोटिक्स स्टार्ट होनी चाहिए, सेकंड इसके अंदर एंटी जो है आपका टॉक्सिन एंटीडोट दिया जाता है। बट मुझे नहीं पता कि वो पाकिस्तान में अवेलेबल है या नहीं है। अच्छा, क्योंकि बीच में बीमारी ना होने की वजह से पाकिस्तान में ये नहीं मंगवाया जा रहा था। इज इट कंटेजियस? यस, ये कंटीजियस है, एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है, और इसीलिए इमीडिएटली कोई भी पेशेंट आपका सोर थ्रोट का, इवन आपको भी फ्लू हो रहा है तो आप अपनी फैमिली और कलीग्स को सेव करने के लिए मास्क पहन लें। तो ये जो आप वैक्सीन बता रहे हैं जिससे इसके चांसेस बहुत लेस लाइकली हो जाते हैं, ये वैक्सीन स्पेसिफिकली डिप्थेरिया की कोई वैक्सीन होती है या फिर नॉर्मल एलर्जी वगैरह की? नहीं, डिप्थेरिया की एक हमारे जो पैदाइशी टीके जो वैक्सीनेशन, बिल्कुल इम्यूनाइजेशन, उसके अंदर अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड, पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट पाकिस्तान में अवेलेबल। और अगर आपको बचपन में नहीं लगे तो आप लेटर इन लाइफ लगवा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। इसका बूस्टर डोज भी लगता है, बट बूस्टर डोज का कंफर्म करना पड़ता है फ्रॉम द हॉस्पिटल्स कि वो अवेलेबल है यानी एडल्ट डोज के अंदर, क्योंकि जो बच्चों की वैक्सीन है वो तो अवेलेबल है, जो 2nd मंथ, 4th मंथ और 6 मंथ्स और देन 15 to 18 मंथ्स के ऊपर बूस्टर डोज लगता है। अच्छा, तो इसमें भी क्या अगर जैसे कोई बच्चा मुतासर हो जाए तो वो आइसोलेशन में उसे रखा जाए, फिर वो स्कूल ना जाए? बिल्कुल 100%। अगर कोई भी आपको डिप्थेरिया का पेशेंट लग रहा है तो आप उसको सबसे पहले तो आइसोलेट कर दें, आइदर इन योर रूम या फिर हॉस्पिटल में भी उसको सबके साथ नहीं रखना है, उसको सेपरेट रूम में, क्योंकि ये एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू। और इसकी जो अलामात हैं वो इतनी ऑब्वियस होती हैं कि इसको मतलब एक नॉर्मल बुखार या नज़ला ज़ुकाम की तरह ट्रीट ना किया जाए? बिल्कुल, देखिए जब पेशेंट आपके पास आएगा तो वो नॉर्मल मेडिसिन पे तो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, उसके सिम्टम्स जो है बेहतर नहीं होंगे, इवन जस्ट उसका थोड़ा बहुत फीवर सेटल हो सकता है, बट पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन जो होती है वो डिटोरिएटिंग होती है, मतलब वो ख़राब होती जाएगी, पेशेंट को सांस लेने में मुश्किलात होती है, पेशेंट रूटीन अपनी लाइफ में प्रॉपर काम नहीं कर पाता है। तो आपको वो फील हो जाता है एज अ डॉक्टर, आप समझ जाते हैं कि पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन इंप्रूव नहीं हो रही है, नॉर्मल एंटीबायोटिक या एंटी एलर्जिक्स जो भी आप देते हैं। और किस उम्र के बच्चे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं टुवर्ड्स खाना? देखिए, इसमें चिल्ड्रंस ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, बट एडल्ट देखिए अमूमन कॉमनली इसमें आप समझ लीजिए कि 6 मंथ्स to 5 years के चिल्ड्रन जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुई होती है, बट एडल्ट में भी हो सकता है। अभी रिसेंटली लास्ट मंथ में भी मैंने एक पेशेंट देखा था, द पेशेंट वाज एक्सपायर्ड इन द लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, यंग पेशेंट, बिकॉज़ ऑफ डिप्थेरिया। यस, ये आउटब्रेक तो खुदा न खास्ता इसका नहीं हो सकता? देखिए, हो तो सकता है, बट ये है कि जिनको वैक्सीन हुई है वो लेस स्ट्रेस में है, सेफ साइड पे हैं। बाकी आप कभी भी किसी से मिल रहे हैं, अगर आपको फील हो रहा है, हम अपनी रूटीन्स कुछ चेंज करें, हमें मास्क पहनना चाहिए। और डाइट में या अपने लाइफस्टाइल में क्या चाहिए? लाइफस्टाइल तो आपने बता दिया, चलिए मास्क ऐड करें लाइफस्टाइल में, डाइट पे कुछ इसका कनेक्शन है? डाइट्स का इस पे कोई इफेक्ट नहीं है। बाकी कभी भी आप किससे मिलें तो हैंड सैनिटाइज करें, हैंड शेक ना करें, क्योंकि देखिए कंटाजी से तो हाथों के थ्रू भी ये सारी बीमारियां ट्रांसमिट हो सकती हैं। हम तो किसी से हाथ ना मिलाएं तो अगला शख्स खफा हो जाता है। अब ये तो कोविड ने हमें चीज़ें सिखाई थी कि आपने ऐसे सलाम करना है, आपने मास्क पहनना है, तो ये आप हमारे व्यूअर्स को तरगीब दें इस चीज़ की। सर देखें, बात ये है कि किसी के बुरा या अच्छे मानने की बात नहीं होती, बीमारी से बचने के लिए हर एक इंसान को एक तरबियत मिलती है, और वो तरबियत आपकी बेसिकली फ्रॉम योर बिगनिंग होम और प्राइमरी आपके स्कूल से होती है। हम एक्चुअल ट्रीट करते हैं, प्रिवेंट नहीं करते। अगर हम वैक्सीनेशन पे आ जाए, अपने सारे बच्चों को वैक्सीन हमारे बच्चों को प्रॉपर लगती रहे हर जगह, पेरेंट्स उसमें कोऑपरेट करें, इसमें देखिए सिर्फ गवर्नमेंट का फॉल्ट नहीं है, इसमें पेरेंट्स का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है आपके डॉक्टर की होगी, बट पेरेंट्स की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। बिल्कुल, देखिए आप अब अमूमन हम लोग एक सुनते हैं कि भाई बच्चा बीमारी से मर गया या बच्चा एक्सीडेंट में आया, हॉस्पिटल में डॉक्टर की गफलत से मर गया,
भाई जब उसने रफ बाइक चलाई, वो रफ बाइक चलाने की परमिशन उसको डॉक्टर ने तो नहीं दी थी। नहीं जी। तो इसी वजह से जब बच्चा पहले बीमार हुआ, बिल्कुल सीरियस एंड टाइम पे हॉस्पिटल में लाया जाता है जब पेशेंट गैस्पिंग कंडीशन में होता है। तो गैस्पिंग कंडीशन में डॉक्टर एक और मसला भी है ना हमारा सेल्फ मेडिकेशन का। बिल्कुल। वो नीले पत्ते वाली जो गोली होती है, हम बुखार हो, खांसी हो, जो मर्जी हो, हम कहते हैं बस ये खा लो, 2 गोलियां खा लो, हम ठीक हो जाएंगे। सर देखिए, एक तो सेल्फ मेडिकेशन आप खुद भी करते हैं, मेडिकल स्टोर भी इजीली अवेलेबल करवा देता है, और कोएक्स भी है। करेक्ट। और आखिरी में मतलब समझें, जब कंडीशन बिल्कुल ख़राब हो जाती है तो जाके पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंचता है। You're so right. Thank you very much, डॉक्टर राजेश। बहुत आपने ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर किया। आई होप, और ज़ाहिर जिम्मेदारी सबसे पहले हॉस्पिटल की भी है, फिर पेरेंट्स की भी है। इम्यूनाइजेशन बच्चों की बहुत ज़रूरी है। आप सोचें फॉर लाइफ टाइम उनकी ज़िंदगी से ये ख़तरात दूर हो जाते हैं। और हमने तो, मैं यही डॉक्टर साहब से प्रोग्राम के शुरू में बात कर रही थी कि ये बीमारियों के नाम हमने बहुत पहले सुना था कि जानलेवा होती हैं, लेकिन जब आपने इंजेक्शन नहीं लगवाए होंगे, वैक्सीनेशन नहीं कराई होगी, तो फिर ये आपको अटैक कर सकते हैं। और बच्चे वल्नरेबल होते हैं, इम्यूनाइजेशन उनकी इम्यूनिटी कम होती है, फ्री है वैक्सीनेशन, तो बिल्कुल वो मुतासर हो सकते हैं। जी।